हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। समय नहीं मिलने की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब से वीडियो लगातार कंटिन्यू रहेगी। आज से हम लोग साइंस का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर्स को। तो इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम से संबंधित जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं जो इस बार तैयारी करते हैं उन सभी के पास इसको पहुंचा दीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लें कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों के द्वारा किया गया प्रक्रिया जिसके द्वारा उनके शरीर की रक्षा हो पाए। मीन्स मनुष्य जो भी काम करता है, जिस काम की वजह से उनके शरीर की रक्षा होती है, वो सारा का सारा काम जैव प्रक्रम कहलाता है। अब कहोगे कैसे? तो देखो, जैव प्रक्रम का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो एक हो जाएगा श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, है ना। तो ये सब क्या है? जैव प्रक्रम का हिस्सा है। श्वसन का मतलब हो गया ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाना, और जितने भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद एनर्जी रिलीज होना। अगर श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। परिवहन की बात कर ले तो हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, अगर उन खाद्य पदार्थ का शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, यानी ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इन सभी का शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो फिर ये भी प्रॉब्लम होगा और जीव मर सकते हैं। मीन्स ये सारा जो भी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है जिससे हमारे शरीर के अणुओं की रक्षा हो सके, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, तो परिभाषित कैसे करेंगे? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों के शरीर का रक्षा होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? पोषण ज़रूरी होता है। अगर हम पोषण ही नहीं करेंगे, खाद्य पदार्थ को ग्रहण ही नहीं करेंगे तो एनर्जी कैसे मिलेगी? और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोई भी काम हम लोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है पोषण। तो पोषण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना और उनसे मिलने वाले ऊर्जाओं का उपयोग करना। यानी क्या है पोषण? क्या है? उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। वो सारा का सारा प्रक्रिया क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पोषण जो होता है उसके दो मेथड होते हैं। एक ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना जो भोजन होता है वो खुद तैयार करता है, और एक दूसरा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी न किसी तरीके से दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि एक तो खुद पर डिपेंड रहा और एक क्या हो गया? कहीं ना किसी दूसरे सोर्स से प्राप्त किया। तो यहाँ पर दो चीज़ें उत्पन्न होकर के आ रही है। खुद से प्राप्त करना यानी कि स्वपोषण होगा इसमें, यानी कि स्वयं पोषण तैयार कर लिया। लेकिन परपोषण का मतलब हो गया पराये जीव से पोषण प्राप्त करना। तो पोषण की कितनी विधियाँ निकल कर के आई? दो विधियाँ निकल कर के आई। एक तो निकल कर के आई स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब हो गया स्वपोषण। स्व का मतलब स्वयं, पोषण का मतलब पोषण। स्वयं पोषण करना या फिर भोजन के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर न रहना, खुद से अपना पोषण तैयार कर लेना, खाद्य पदार्थ तैयार कर लेना, क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। तो ये जो स्वपोषण की जो प्रक्रिया होती है वो अधिकतर प्लांट में देखने को मिलती है। क्यों प्लांट में क्यों देखने को मिलती है? ये एनिमल में देखने को क्यों नहीं मिलती? तो देखो, दरअसल होता क्या है कि स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण का होना बेहद ज़रूरी है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। और ये चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो हो गया जल, एक सूर्य का प्रकाश, और एक क्या हो गया? हरित लवक। ठीक है, तो ये चार चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। अब देखो, सूर्य का प्रकाश हमें भी मिलता है, पौधे को भी मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमें भी मिलता है, पौधे को भी मिलता है। जल हमें भी मिलता है, पौधे को मिलता है। लेकिन ये जो चौथा होता है हरित लवक, वो हमें नहीं मिलता। वो सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। यानी जो प्लस्टिड है या सिर्फ और सिर्फ लवक जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसीलिए प्लांट में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। तो खुद भोजन तैयार करने के लिए चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। हम में भी तीन चीज़ें हैं या तीन चीज़ें कहीं ना कहीं से मिल जाती है, लेकिन चौथा जो हरित लवक है वो जंतु को, हम लोगों को कहीं से नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्लांट में क्या होता है? चारों के चारों चीज़ें मिल रही है, इसीलिए वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। चूँकि वो अपना भोजन खुद तैयार कर लिए, इसीलिए हम पौधे को क्या कहेंगे? परपोषी कहेंगे।
या स्वपोषी? स्वपोषी कहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो सेंटेंस बोला वो गलत बोला। क्या मैंने कहा कि पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है इसीलिए इसे स्वपोषी कहते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। पौधे को स्वपोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें हरित लवक पाया जाता है। अगर हरित लवक नहीं होता तो वो खाना नहीं बना पाता। मीन्स पौधे को स्वपोषी क्यों कहेंगे? क्योंकि उनमें हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण वो खाना बना लेता है। जंतु को परपोषी क्यों कहेंगे? क्योंकि जंतु में हरित लवक पाया ही नहीं जाता, इसलिए अपना भोजन खुद तैयार नहीं कर पाते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो परिभाषित कैसे करेंगे स्वपोषण का? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो, स्वपोषण कहलाएगा। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया, सभी हरे पेड़ पौधे जिनमें कि हरित लवक पाया जाता है। परपोषण का मतलब हो गया पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार न कर किसी न किसी रूप से किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हों, परपोषण कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे को छोड़कर सभी जीव जंतु में परपोषण पाया जाता है। अब बात करते हैं कि स्वपोषण का कोई टाइप्स नहीं होता है, लेकिन परपोषण के होते तो वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स के बारे में। सबसे पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, जिसे हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर हो जाएगा प्राणी संपोषण, जिसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? परजीवी पोषण, जिसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मृतजीवी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मृतजीवी पोषण का मतलब क्या होता है? आप शब्द पर गौर करेंगे। मृतजीवी मीन्स क्या? मृत जीव से पोषण प्राप्त करना। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखा होगा जो मरे हुए जीव के ऊपर ऐसे ही फैले होते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सभी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाएगा? मृतजीवी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मृत जीव से पोषण प्राप्त करते हैं। तो वे सारा जीव जो कि मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से पोषण प्राप्त करना क्या कहलाएगा? मृतजीवी पोषण कहलाएगा। समझ में आ गया? मतलब कहने का ये है कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हों, क्या कहलाएगा? मृतजीवी पोषण कहलाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो भोजन प्राप्त करेंगे वो हमेशा और हमेशा लिक्विड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, यानी अपने शरीर के सतह के द्वारा उनके शरीर के सतह से चिपक कर उसको क्या कर लेंगे? जितने भी पोषक तत्व उनके शरीर में होगा, मृतजीव के शरीर में, उनको क्या कर लेंगे? अवशोषित कर लेंगे। ठीक है, और उनको डिकम्पोज करते हुए चलेंगे। क्योंकि जितने भी मृतजीवी होते हैं, मृतजीव को डिकम्पोज करके उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। डिकम्पोज का मतलब हो गया अपघटित करके पोषण प्राप्त करते हैं। इसीलिए सभी मृतजीवी को अपघटक या डिकम्पोजर भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा, पूछेगा अपघटक किसे कहा जाता है? सभी मृतजीवी को अपघटक या डिकम्पोजर कहा जाता है। ओके, दूसरा बात करते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण का मतलब हो गया, आप शब्द पर गौर करेंगे, प्राणी संपोषण। प्राणी का मतलब जीव जंतु, सम का मतलब उनके जैसा, समान। ठीक है, और पोषण का मतलब तो पोषण होता है, यानी प्राणी के जैसा पोषण। अब यहाँ पर प्राणी के जैसा पोषण कहने का मतलब हो गया विकसित प्राणी के जैसा पोषण। तो विकसित प्राणी कैसे भोजन ग्रहण करते हैं? तो देखो, विकसित प्राणी में हम लोग भी आ गए हैं, तो अपने ऊपर लेकर के एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग किस टाइप का भोजन ग्रहण करते हैं? सॉलिड करते हैं और लिक्विड, गैस के फॉर्मेट में भी करते हैं, तीनों, है ना। तो यहाँ पर हम मेनली लिक्विड को और गैस को अगर देखा जाए तो एक शब्द में बोला जाता है तरल। द्रव और गैस को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है। और एक हो गया ठोस, यानी हम लोग ठोस और तरल दोनों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्राणी संपोषी जीव होंगे उन सभी जीवों में ऐसा पोषण की विधि पाई जाती है जो हम लोग जिस तरीके से भोजन करते हैं वैसे ही वो भी करते होंगे, ठोस या तरल के रूप में। यानी क्या कहेंगे? परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हों। जस्ट लाइक एज कौन सा आपका हो गया सॉलिड, और एक क्या हो जाएगा? तरल। ठीक है, ये दोनों। तो समझ में आ गया इस प्रकार का पोषण किस में पाया जाता है? तो अमीबा में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है, पैरामीशियम में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। क्लियर हो गया? प्राणी संपोषण क्लियर होगा। प्राणी संपोषण का मतलब हो गया परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हो, प्राणी संपोषण कहलाएगा। अब बात करते हैं परजीवी पोषण का। देखो, परजीवी पोषण नाम पर जाओ, पर मतलब पराया, जीव मतलब
जीव पोषण, नहीं पराये जीव से पोषण प्राप्त करना। अब आप कहोगे कि पराये जीव से पोषण प्राप्त करना और परपोषण दोनों तो एक ही चीज़ हैं, लेकिन देखो दोनों में अंतर समझो। परपोषण में क्या था कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता था। परजीवी में भी क्या है, कहीं ना कहीं दूसरे जीव से ही पोषण प्राप्त करता है। परजीवी पोषण पराये जीव पर आश्रित रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से पोषण प्राप्त करता है। अंतर क्या है दोनों में कि जब परपोषण होता है तो परपोषण में जीव दूसरे जीव जिस जीव से पोषण लेते हैं उनको प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन परजीवी में क्या होता है कि जो जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है वह उस जीव को प्रभावित भी करते हैं। मतलब जिस थाली में खाता है उस थाली को छेद भी करता है। जैसे आप देख लो, हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वो सारा का सारा जो जीवाणु, वो सारा का सारा जो बैक्टीरियाज हो गए, वो सारा का सारा हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमारे शरीर से वो भोजन भी ग्रहण करेगा और हमारे शरीर को प्रभावित भी करेगा। तो वो जीवाणु क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा, और उनमें पाया जाने वाला पोषण क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण कहलाएगा। समझ में आ गया परपोषण और परजीवी पोषण में अंतर। परपोषण में क्या है, परपोषण में ये है कि जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करेगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं। लेकिन परजीवी में क्या होता है, दूसरे जीव से पोषण प्राप्त तो करेगा ही, साथ साथ उस जीव को प्रभावित भी करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा अमरबेल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है अमरलत्ती। देखा होगा अमरबेल को जिस भी पौधे पर डाला जाता है उस पौधे को वो सुखा देता है। क्यों? क्योंकि पौधा जो होता है या कोई भी जीव होता है अपने हिसाब से पोषक तत्व तैयार करते हैं, खाना तैयार करते हैं। अब उस पर कोई बाहरी जीव आ जाए तो क्या होगा, वो उसका बनाया हुआ भोजन खुद खा लेगा और पौधा मर जाएगा। और बात करते हैं कि पौधे में पोषण कैसे होता है कि जो पौधा होता है वो पोषण के दृष्टिकोण से स्वपोषी होते हैं। तो पौधे में जो पोषण की विधि पाई जाती है वह पाया जाता है स्वपोषण। और मैंने बताया था कि स्वपोषण के लिए 4 कच्चे सामग्री का होना ज़रूरी है। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका हरित लवक जो कि पौधे में ही पाया जाता है, दूसरा हो जाएगा आपका जल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा सूर्य का प्रकाश। ये 4 कच्चे सामग्री होते हैं जिनके कारण पौधे में भोजन तैयार होता है। अगर इन चारों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है, कोई भी एक चीज़ नहीं है, तो पौधा अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। मीन्स पौधे में भोजन तैयार करने के लिए 4 चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन सा वो चीज़ है। एक तो हो गया हरित लवक, दूसरा हो गया जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात कर लें हरित लवक, तो पौधे में खुद होता है, इसको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये हम में होता तो हमें भी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम में भी ऑटोमेटिक एनर्जी खाना बन जाता और एनर्जी मिलती। तो पौधे में स्वयं होता है हरित लवक। बात करें जल का, तो जल पौधे को मिट्टी से मिल जाता है जो कि जाइलम लाने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाएगा, और आपको पता होगा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन 78%। नंबर सेकंड पर कौन सा है, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, नंबर थर्ड पर कौन सा है, ऑर्गन 0.94%, है ना। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मैंने अभी बताया। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशतता कितनी है, 0.03%, 0.03%। याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछता है, 0.03%। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को कहाँ से मिलेगा, वायुमंडल से मिल जाएगा। और बात कर ले सूर्य का प्रकाश, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। ठीक है, तो 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर ये 4 चीज़ पौधे को मिल रहा है तो पौधा अपना भोजन खुद तैयार कर लेगा। इन चारों चीज़ों की उपस्थिति में पौधा जब भोजन तैयार करता है तो इस भोजन तैयार करने का जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब पौधे सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मैंने वीडियो में अभी कहा कि पौधे में हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक ही एक ऐसी इकाई है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधा प्रकाश संश्लेषण कर लेता है। बाद बाकी जो 3 चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल हमें भी मिलता है, लेकिन हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम में हरित लवक होता तो कर लेते हैं। मीन्स क्या कि प्रकाश संश्लेषण के लिए बेहद ज़रूरी कौन है,
हरित लवक, और जो बेहद ज़रूरी होता है वही यूनिट होता है, इकाई होता है, उसके बिना नींव नहीं रखी जा सकती। मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो होल प्रोसेस होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, हरित लवक है, और इसीलिए हरित लवक को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस यूनिट कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है पत्तियों में। शुरू से लेकर के अंतिम तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है, इसीलिए पत्ती को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। कहीं कहीं पर अंगक लिखा हुआ मिलेगा, अंगक मीन्स यूनिट, जो कि मैंने हरित लवक के बारे में कहा था। तो हरित लवक को इकाई भी कह लेगा, अंगक भी कह लेगा, यूनिट भी कह लेगा। पत्ती को क्या कहेगा, पत्ती को सिर्फ कहेगा अंग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग या पौधे का रसोई घर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो पौधे वायुमंडल से लेते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, पता होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या ऑक्सीजन, कन्फ्यूज़ कर जाओगे। तो आपको ये चीज़ तो याद रहेगा ना कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मतलब पौधा क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है। ठीक है, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और इन सभी के वजह से क्या बनता है, पौधे में ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और साथ साथ ऑक्सीजन भी बनता है। तो चूंकि ग्लूकोज जो बनता है पौधा उसका यूज कर लेता है, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है, तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो याद रखना है ग्लूकोज बनता है। और उप उत्पाद के रूप में पूछता है, यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में पूछता है, तो क्या याद रखोगे, ऑक्सीजन। चूंकि पौधा उसका यूज़ नहीं करता, पौधे के लिए वो यूजलेस है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। पौधा उसको क्या कर देता है, एक्सक्रिएट कर देता है, और वही चीज़ हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसी वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बना रहता है। तो ये जो छोड़ता और लेता है, क्यों लेता और छोड़ता है, ताकि पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो सके। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कारण ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, संतुलन बना रहता है। तो मैंने इस समय जितनी भी बातें बताई, सारा का सारा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। पौधे में मैंने बताया था कि पौधे में जो पोषण पाया जाता है वो सारा का सारा प्रोसेस बता दिया था। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, रंध्र के बारे में, कि पौधा जो होता है, पौधा का जो पत्ती होता है, पत्तियों के ऊपर पाया जाता है छोटा छोटा छिद्र, और इन छिद्रों को ही क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, पौधा वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और उनमें जो वेस्ट जल बचते हैं इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो रंध्र होता है, ये इसका खुलना और बंद होना कहीं ना कहीं पौधे का जो रंध्र है उसके द्वार कोशिकाओं के स्फीति के ऊपर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी पूछा है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना है, रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के स्फीति पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया, यह चीज़ मैंने नहीं बताया था। एक चीज़ और, पौधा जो अपना भोजन का अधिकतर भाग प्राप्त करता है वो किससे करता है, तो पौधा अपने भोजन का अधिकतर भाग प्राप्त करता है जल के द्वारा। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, याद रखिएगा। बात कर ले जंतु या पोषण का, तो देखिए जंतु को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक वैसे जंतु जो कि निम्न श्रेणी के होते हैं, निम्न श्रेणी मीन्स हम कह सकते हैं एक कोशिकीय छोटे जीव, और एक वैसे जीव जो कि उच्च श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हम लोग। ऐसे समझ लो आप, निम्न श्रेणी के जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिनका शारीरिक संगठन निम्न हो, सरल हो। ठीक है, लेकिन उच्च श्रेणी का जीव किसे कहेंगे, जिनका शारीरिक संगठन क्या हो, जटिल हो, तो उन जीवों को उच्च श्रेणी का जीव कहा जाता है। तो दो प्रकार के जीव यहाँ पर मिल गए। तो जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, इनमें जो पोषण पाया जाता है वो शरीर के सतह के द्वारा ही कहीं ना कहीं दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। चूँकि मैंने पहले ही बताया जंतु परपोषी होते हैं, तो ये दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे। तो ये क्या करेंगे, शरीर के सतह से दूसरे जीव के शरीर में चिपक करके उनसे क्या कर लेंगे, पोषण को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के जीवों में क्या होता है, पोषण शरीर के सतह के द्वारा विसरण क्रिया से होता है। अब विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब होता है किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। अगर कोई पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है तो इसे हम कहते हैं विसरण।
ठीक है। तो जब पौधा जब जंतु भूखा होता है, किसी दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में आता है, तो उनसे जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो पोषण होता है वह शरीर के सतह से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। जैसे हम बात कर लें कुछ ऐसे जीव, अमीबा है, इनमें प्राणी संपोषण पाई जाती है, जटिल प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। अमीबा के बारे में बात कर लें तो अमीबा कहाँ पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है। इनके शरीर का संरचना की बात कर लें तो इसके शरीर की कोई संरचना फिक्स नहीं होती, अपना शरीर का आकार लगातार बदलते रहता है और ये सिंगल सेल का बना होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी मृदु जलीय जीव है। इनमें जो पोषण होता है, इनके 3 चरण होते हैं। एक तो ये भोजन खाएगा, एक पचाएगा और एक उत्सर्जित करेगा। क्या क्या करेगा, खाएगा, पचाएगा, उत्सर्जित करेगा। इसी को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। क्या, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। मैंने पहले ही बताया कि इसके शरीर का जो संरचना होता है वो फिक्स नहीं होता है, बदलते रहता है कूटपाद के कारण। और यही कूटपाद जो होता है इनके चलने में भी सहायक होता है, भोजन को प्रकरने में भी सहायक होता है और उसके शरीर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उसके बाहर निष्कासन में भी सहायक होता है। यानी कूटपाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। पौधे का प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद। अंतर्ग्रहण करने के लिए भी उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता, कूटपाद के माध्यम से ही करता है। ठीक है। जब इसके सामने भोजन के कण आते हैं तो अमीबा का जो कूटपाद होता है वह भोजन को चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और जहाँ पर भोजन के कण जाएंगे वहाँ पर भोजन राजधानी का निर्माण होगा और भोजन राजधानी का निर्माण होने की वजह से वहाँ पर भोजन का पाचन होगा और वो पच जाएगा। और जो अपचा भोजन होगा फिर से जैसे वो कवर किया था वो क्या होगा, कवरिंग धीरे धीरे हटना चालू होगा और जो अपशिष्ट पदार्थ बना वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और फिर से ये कवर बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण पाया जाता है। एक और जीव है पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसके शरीर का संरचना फिक्स होता है और इसके शरीर का संरचना होता है कैसा है, चप्पल के जैसा। आप लोग स्लीपर पहनते हो ना, वही चप्पल के जैसा होता है इसका संरचना। तो पूछा जाता है वह कौन सा जीव है जिसके शरीर का संरचना चप्पल के जैसा होता है, तो याद रखिएगा पैरामीशियम में जो है वो चप्पल के जैसा होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है और ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं या फिर अपने शरीर के बारे में भी जानने का हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। जंतुओं में पोषण की बात कर लें तो सबसे पहले मैंने निम्न श्रेणी का बताया। अब बात करते हैं उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें किस प्रकार से पोषण पाया जाता है। तो देखो जनरली उच्च श्रेणी के जीवों में जो पोषण पाया जाता है उसके लिए इसके शरीर में बहुत सारे अलग अलग अंग पाए जाते हैं। ठीक है। और उन सभी अंगों को जिनसे भोजन शरीर के अंदर जाता है ना, उन सभी अंगों को कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है, आहार नाल। यानी कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है और इन अंगों को क्या कहेंगे, आहार नाल कहेंगे। ठीक है। मैंने क्या कहा, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु, मैंने यहाँ पर दोनों वर्ड का है, गौर कीजिएगा। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जीवों में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है और इन सभी अंगों को क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से भोजन क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। अब आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आ गए, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो रखते कहाँ, मुख में रखते हो ना, तो मुख क्या हो जाएगा, आहार नाल का पहला भाग हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख से होती है। आहार नाल का पहला भाग कौन है, मुख से होती है। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होती है, मुख से होती है। यानी आहार नाल का पहला भाग कौन सा, मुख। मुख के बाद जब भोजन निकलते हो तो ऐसे आता है, यहाँ पर ग्रसनी हो गया, ये ग्रास नली हो गया, नीचे आओगे तो तुम्हारा पाया जाएगा अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद रेक्टम जिसको हिंदी में कहते हैं मलाशय, और उसके बाद मलद्वार। ठीक है। मैंने क्या क्या कहा, ध्यान से सुनना। आहार नाल के जो भाग हैं उनमें सबसे पहला भाग हो गया आपका मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, और उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। तो इन सभी से भोजन गुजरता है। अब आप कहोगे कि आपने तो यहाँ पर न यकृत के बारे में बताया, ना ही अग्न्याशय के बारे में बताया,
है ना ही पित्त ग्रंथि के बारे में बताया। तो क्या ये सब पाचन में सहायक नहीं है? बेशक पाचन में सहायक है, लेकिन ये आहार नाल का भाग नहीं है, ये पाचन तंत्र का भाग है। आहार नाल का सीधा सा मतलब होता है जिस नली से आहार जाता हो, ठीक है। लेकिन मैंने जब भी कहा यकृत, पित्त ग्रंथि जिसको पित्ताशय कहते हैं, और कौन सा एक अग्न्याशय, इनमें भोजन जाता ही नहीं है। समझ रहे हो ना, लीवर वगैरह में भोजन जाता ही नहीं है, लेकिन यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो मैंने क्या कहा? पाचन में सहायक होता है, मीन्स आहार नाल और साथ साथ ये पाचक ग्रंथियाँ जो भोजन के पाचन में सहायक होती है, इन सभी को सम्मिलित रूप से कहते हैं पाचन तंत्र। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया मिलकर के क्या बनाएगा? पाचन तंत्र बनाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो आपका हो गए पाचन तंत्र में आहार नाल भी आ जाएगा और ग्रंथियाँ भी आ जाएगी। तो मुख हो गया जहाँ से पाचन शुरू होता है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा अग्न्याशय, फिर आ जाएगा आपका लीवर, फिर आ जाएगा आपका पित्ताशय, फिर आ जाएगा आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो ये सारा का सारा आ जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं आहार नाल का पहला भाग मुख के बारे में। तो देखो मुख में आपको दो संरचना देखने को मिलेगा, एक तो दांत और एक जीभ। याद रखना आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख। तो मुख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ जो होता है स्वाद दिलाने का काम करता है और भोजन को लारने में मदद करता है। जब हम लोग भोजन को मुख गुहा में रखते हैं तो क्या होता है? भोजन को लारने के लिए जीभ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जीभ का ये है कि ये हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों के स्वाद का आभास दिलाता है। यानी मीठा अगर मिठाई लगता है तो वो किसके वजह से? जीभ के वजह से। तीता अगर मिर्च लगता है तो किसके वजह से? जीभ के वजह से। खट्टा यदि नींबू लगता है तो किसके वजह से? जीभ के वजह से। मीन्स जिस भी प्रकार के स्वादों का हमें आभास होता है वह किनके वजह से? जीभ के वजह से नहीं, जीभ के ऊपर पाए जाने वाले स्वाद कलियों के वजह से। क्योंकि जीभ के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, अंकुर पाए जाते हैं। अंगूर नहीं, ग्रेप्स नहीं, अंकुर। इन अंकुर के वजह से ही, इन छोटे छोटे कलियों के वजह से ही हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि जैसे देखो अगर ये जीभ है, ठीक है, जीभ का ये आगे वाला पार्ट जैसे निकालते हो ना, तो ये ऐसे मान लो, ठीक है। तो देखो अगर बात करोगे तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये और एक बीच वाला पार्ट। तो देखो टॉप से देखो, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो तीन चीज़ें तुमको नज़र आ रही होंगी। तो कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का आभास दिलाता है उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे टॉप से आ जाओ। तो सबसे ऊपर जो होता है वह कौन सा भाग का स्वाद दिलाता है? तो आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, आपने गाना सुना होगा हुई आँख नम का, सुना है गाना? साथी मूवी का गाना है, जिस मूवी में गाना है ज़िंदगी की तलाश में करके, है ना। तो आँख से याद रखोगे आँख नम, तो ख खट्टा, न नमकीन, म मीठा, ठीक है। तो खट्टा हो गया, नमकीन हो गया और सबसे जो सामने वाला भाग होता है उससे किस प्रकार का स्वाद का आभास होता है? मीठा स्वाद का आभास होता है। तो ये तो हो गया जीभ के बारे में। अब बात करते हैं दांत के बारे में। तो दांत की बात कर लें तो जनरली जो वयस्क मनुष्य होते हैं इनके मुख गुहा में 32 दांत होते हैं। और दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? कर्तनक, भेदक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कर्तनक जो होता है भोजन को काटने में मदद करता है। भेदक जो होता है वो भोजन को भेदने या चीरने फाड़ने में मदद करता है। चवर्णक और अग्रचवर्णक भोजन को पीसने में मदद करता है, ठीक है। और दांत किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि दांत किसका बना होता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। क्लियर हो गया? मैंने सभी दांतों के नाम बता दिए, सभी दांतों का क्या क्या कार्य है वो बता दिया, और दांत किसका बना होता है वो बता दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो दांत का जो ऊपरी सतह होता है उसको कहा जाता है एनामेल, जिसकी वजह से दांत वाइट नज़र आता है। और ये जो एनामेल है ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व है। कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन है? दांत, सॉरी एनामेल, ठीक है। एनामेल कहाँ पाया जाता है? दांतों के ऊपर
पाया जाता है। अब अगर मान लो कि आप खाना खाते हो, दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हो, तो वो सभी का सभी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो दांतों के ऊपर चिपके रह जाते हैं, जिनमें होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो इन पर क्या करता है, अगर तुम इसको साफ़ नहीं करोगे तो ये दांतों के साथ चिपके हुए रह जाएंगे और बैक्टीरिया इस पर आक्रमण करेंगे और एसिड का निर्माण करेंगे। और इन एसिड के निर्माण होने की वजह से क्या होगा, दांत का जो ऊपरी परत होगा वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है दंत अस्थिक्षय। यानी कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ या कोई भी खाद्य सामग्री खाते हो और उसको अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करोगे तो उस पर बैक्टीरिया आक्रमण करके एसिड का निर्माण कर देगा, जिसके वजह से दांत का ऊपरी परत एनामेल क्षतिग्रस्त हो जाएगा और दांत टूटना चालू हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। तो यह तो हो गया मुख की बात। अब बात करते हैं मुख के बाद जो अंग पाया जाता है आहार नाल का, उसे कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। निगल द्वार वो संरचना होता है जो भोजन को निगलने में मदद करता है और कंठ द्वार वो संरचना होता है जो सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, तो कंठ द्वार पर ही एक पट्टी पाई जाती है जिस पट्टी को कहा जाता है एपिग्लोटिस, और ये पट्टी भोजन को निगल द्वार में कंठ द्वार में जाने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो भोजन कंठ द्वार में चले जाएगा तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए वो क्या करता है, कंठ द्वार में भोजन को आने से रोकता है, कौन, एपिग्लोटिस, और कंठ द्वार पर ही ये पट्टी पाई जाती है। ओके, अब जब इसके नीचे आओगे तो संरचना है आहार नाल का, उसे कहा जाता है ग्रास नली, जो कि ये वाला पार्ट तुम्हारा ग्रास नली का पार्ट है। ये जो होता है उपास्थि का बना होता है, राउंडेड होता है, उपास्थि का बना होता है। और आपको पता है कि उपास्थि जो होता है वो चिपक सकता है कि नहीं, यानी मूवेबल टाइप का होता है। जैसे बोतल होता है ना, बोतल को चिपका देते तो वो चिपक जाता है, उसी प्रकार से ये होता है। जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो इसका ये जो होता है उपास्थि का बना हुआ हड्डी वो चिपक जाता है, जिसके वजह से सांस लेने में परेशानी होती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है कि ये जो आपका ग्रास नली है, जैसे ही आप भोजन को निगलते हो तो इसमें ग्रास नली में संकुचन और शिथिलन होता है, यानी जहाँ पर भोजन के कण आते हैं वहाँ पर फैलाव होता है और उसके बाद जहाँ से भोजन गुजर गया वहाँ पर सिकुड़ाव होता है। तो फैलने और सिकुड़ने की वजह से ही भोजन क्या होता है, नीचे की ओर आता है। तो इस फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमाकुंचन। यानी क्रमाकुंचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्रास नली में होती है, और इसी की वजह से भोजन नीचे की ओर जाता है आमाशय में। ठीक है, तो पूछेगा कि क्रमाकुंचन किसे कहते हैं, तो ग्रास नली के दीवार में होने वाले तरंग के तरह संकुचन और शिथिलन को ही क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो आहार नाल है, जिस नाल से भोजन आगे की ओर बढ़ता है और पचता है, उसमें सबसे पहला भाग था हमारा मुख गुहा। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रसनी के बारे में, फिर पढ़ा था ग्रास नली के बारे में, और ग्रास नली के बाद जो आहार नाल का भाग आता है वो आता है अमाशय। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अमाशय से संबंधित। देखो, अमाशय की अगर बात करें तो अमाशय जो है हमारे शरीर में चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। ठीक है, और अमाशय ही एकमात्र ऐसा आहार नल का पार्ट है जहां भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। यानी कि आहार नल के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा देर तक अगर भोजन कहीं रहता है तो वो कहाँ रहता है, आहार नल में। कितने देर तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। ठीक है, अब देखिए अमाशय जो होता है वह 3 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन सा वो भाग है, चलिए जानते हैं। अमाशय का सबसे पहला भाग जो होता है उसे कार्डियक कहते हैं, मध्य का भाग फुंडिक कहलाता है और अंतिम का भाग क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रकार की ये जो तीनों पार्ट हैं, इन सभी पार्ट से अलग अलग प्रकार के एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अब देखो, अमाशय का जो भीतरी दीवार होता है वो जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है, और धंसे होने के कारण ये एक ग्रंथि के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और इस ग्रंथि को कहा जाता है जठर ग्रंथि। ठीक है, क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। और ये जठर ग्रंथि जो होता है वह 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका से, ठीक है, अम्लजन या भित्ति कोशिका से, या मुख्य या जैमोजिन कोशिका से। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, और तीनों प्रकार की कोशिकाएं जो है वह जठर रस का स्राव करती है। या आप ऐसे कह लो कि जो तीनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनसे मिलकर के बना होता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से सेक्रेट होता है जठर रस। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि अमाशय जो होता है उससे सेक्रेट होता है एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
HCl जिसको कहते हैं, और इसी को म्यूटेरिक एसिड कहा जाता है। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही म्यूटेरिक एसिड कहा जाता है। तो आप याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही क्या कहा जाता है, म्यूटेरिक एसिड कहा जाता है, जो कि कहाँ से स्रावित होता है, अमाशय से स्रावित होता है। ये क्या करता है, भोजन को पचाता है और भोजन के साथ जितने भी कीटाणु आते हैं उनको मारने का काम करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, भोजन को पचाना और भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करना। आपने कभी कभार देखा होगा किसी किसी को पेट में घाव हो जाता है, जिस घाव को अल्सर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो पचाता है भोजन को, लेकिन अगर आपके अमाशय में भोजन नहीं होगा तो क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय की दीवार पर ही इफेक्ट डालेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भूखे नहीं रहना चाहिए, है ना। भूखे रहोगे तो क्या होगा, हमारा जो टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो जो अमाशय का जो भीतरी दीवार होता है उसको वो क्षतिग्रस्त करना चालू करेगा, और क्षतिग्रस्त करेगा तो उसमें घाव हो जाएगा, और इसी घाव को क्या कहा जाता है, अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो कोशिश करना आज के बाद भूखे नहीं रहने का, क्योंकि भूखे रहोगे तो हो सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव के वजह से आपका जो अमाशय का भीतरी दीवार है उसमें घाव हो जाए और आपको परेशानी हो। क्लियर हो गया। तो ये था अमाशय से संबंधित सारा पॉइंट। अब आगे चलते हैं हम लोग, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय क्या है, अग्नाशय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि ये जो ग्रंथि है यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो देखो, ग्रंथि का मतलब होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक ऐसा पोटली, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा संरचना जिससे कि रसायन स्रावित होता हो। अब देखो, रसायन अगर ग्रंथि के बाहर सेक्रेट होता है तो उस रसायन को कहते हैं एंजाइम, और यदि ग्रंथि के अंदर सेक्रेट होता हो तो उसे कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ग्रंथि हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथि हैं जो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सेक्रेट करते हैं। लेकिन अग्नाशय जो है यह दोनों सेक्रेट करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, याद रहेगा, अग्नाशय जो है मिश्रित ग्रंथि है, यह एंजाइम के साथ साथ हार्मोन को भी सेक्रेट करता है। तो हार्मोन का काम क्या होता है, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में मदद करना, और एंजाइम का काम क्या होता है, भोजन को पचाना। ठीक है, तो अग्नाशय से एंजाइम सेक्रेट होता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। अब देखो, अग्नाशय चूँकि आहार नाल का भाग नहीं है, पाचन तंत्र का भाग है, अग्नाशय में भोजन जाता नहीं है, तो फिर अग्नाशय से जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं वो कैसे पाचन में मदद करेंगे। तो देखो, अग्नाशय से एक नली निकली होती है, जो छोटी आंत का जो अग्र भाग होता है, ग्रहनी, उसमें जाकर के कनेक्ट रहता है। ठीक है, यानी यूँ कह लीजिए कि ग्रहनी जो होता है, ग्रहनी अमाशय से कनेक्ट होता है। जो भी एंजाइम अग्नाशय में बनता है वह ग्रहनी में आता है, यानी छोटी आंत के पहले भाग में आता है, और उसके मदद से छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, इमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, न्यूक्लिएज होता है। ये सब याद रखोगे, मैंने क्या क्या कहा, ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। एंजाइम से संबंधित ये चीज़ जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक चीज़ और याद रखना कि हमारे मुख गुहा में लार ग्रंथि भी पाई जाती है। मैंने शायद मिस कर दिया होगा, मैं भी बता दे रहा हूँ। लार ग्रंथि जो होती है हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी पाई जाती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। इन लार ग्रंथि से भी क्या होता है, लार सेक्रेट होता है और भोजन को पचाता है। तो लार ग्रंथि से जो एंजाइम सेक्रेट होता है उसमें टाइलिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछता है कि हमारे लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है, तो याद रखना है टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन को पचाता है। ठीक है, तो एक तो आप लार ग्रंथि का याद रखोगे, और दूसरा किसका याद रखोगे, अग्नाशय का याद रखोगे। लार ग्रंथि से टाइलिन, अग्नाशय से इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लिएज। क्लियर हो गया। तो अमाशय, अब देखो, अमाशय से जो एंजाइम सेक्रेट होंगे वो किसको पचाएगा, तो अमाशय से जो एंजाइम सेक्रेट होते हैं वो जनरली पचाता है किसको है, वसा को पचाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब हम लोग आगे आते हैं, यकृत देखते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो है यकृत, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग लीवर कहते हैं।
हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियाँ उन सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन है? लीवर है। ठीक है। और इसका जो भार होता है लगभग 1.5 kg के करीब होता है, 1.5 kg के करीब होता है, और ये सबसे बड़ा ग्रंथि है हमारे शरीर का। तो यकृत के बारे में याद रखना, यकृत ऐसी कोशिकाओं से बना होता है जिनमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। मीन्स अगर यकृत अगर क्षतिग्रस्त भी हो जाए तो फिर से यकृत जो होगा वो डेवलप कर सकता है। ठीक है। हमारे शरीर में हमारे शरीर जो बना है वह अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है। तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन और जो होल बॉडी है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक विशेष समय तक ही विभाजन होता है, लेकिन यकृत जो होता है उनकी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती है, जिसके वजह से अगर यकृत क्षतिग्रस्त भी हो जाता है तो वो फिर से डेवलप कर लेता है। लेकिन हमारा जो ब्रेन का सेल होता है ना, उनमें विभाजन नहीं पाया जाता है। अगर उनका सेल मरा तो फिर मर गया, दोबारा फिर रीजनरेट नहीं होगा वो। ठीक है। तो समझ में आ गया, यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। और इससे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इससे स्रावित होता है आपका पित्तरस। ठीक है। पित्तरस स्रावित होता है, लेकिन ये जो पित्तरस है वो जाकर के संचित हो जाता है पित्ताशय नामक ग्रंथि में, जो हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, अमाशय के ऊपर फैला होता है। ठीक है। तो ये जो पित्ताशय है पित्त रस को संचित रखता है। अब पित्त रस की बात कर लें तो पित्त रस क्षारीय प्रकृति का होता है, 7.7 इसका pH मान होता है। ये वसा का पायसीकरण एवं इमल्सीकरण करता है। आप ऐसे समझ लो कि वसा को तोड़ने का काम करता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका यकृत के बारे में। अब देखो यहाँ से जितने भी एंजाइम सेक्रेट होते हैं, चाहे यकृत से हो चाहे अग्नाशय से हो, ये सारा का सारा एंजाइम कहाँ जा कर के भोजन को पचाता है? तो छोटी आंत में जा कर के पचाता है। तो बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मैंने बताया था आहार नाल 8 से 10 मीटर का होता है, जिसमें से सबसे लंबा भाग छोटी आंत का होता है। और ये मनुष्य में अगर बात करें तो ये 6 मीटर का होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग लंबाई का छोटी आंत होता है, और छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो निर्भर करती है भोजन के प्रकार के ऊपर। यदि आप शाकाहारी हैं तो आप में छोटी आंत की लंबाई अधिक होगी, और यदि आप मांसाहारी हैं तो आप में छोटी आंत की लंबाई कम होगी। अब बात आती है ऐसा क्यों? तो देखो होता क्या है कि अगर कोई भी जीव सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाता है, तो आपको पता होगा साग सब्जी यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज का पाचन बड़ा मुश्किल है बॉस। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए क्या होता है? छोटे आंत की लंबाई इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं उनमें छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, और मांसाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। ठीक है। तो अभी तक जो भी भोजन का पाचन का प्रोसेस हो रहा था सभी अंगों में, मुख से लेकर के छोटी आंत तक, यहीं तक होती है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन का पाचन फुल्ली कंप्लीटेड हो जाता है। इसके बाद जो भोजन आगे बढ़ता है तो भोजन का पाचन नहीं होता है। यानी हम यूँ कह लें कि छोटी आंत में ही भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब बात कर लें छोटी आंत का, तो छोटी आंत का मैंने पहला भाग बताया था ग्रहणी, मध्य का भाग जेजुनम, और लास्ट का भाग जो होता है वो इलियम होता है। छोटी आंत भी 3 भाग में डिवाइड हो गया। पहला भाग ग्रहणी, दूसरा भाग कौन सा? जेजुनम, और अंतिम भाग इलियम। ये जो इलियम होता है, इलियम का एक और अन्य स्ट्रक्चर होता है इलियम का विलाई। ठीक है। इलियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको कहा जाता है विलाई। ये क्या करता है? हमारे शरीर में जितने भी भोजन का पाचन होता है उनका अवशोषण करके ब्लड को देता है, और ब्लड इन अवशोषित खाद्य पदार्थ को शरीर के सभी भागों में सर्कुलेट कर देता है। यानी जो पचा हुआ भोजन है वह इलियम के विलाई के द्वारा अवशोषित होकर के शरीर के सभी भागों में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब बच गया अपचा भोजन। तो ये जो अपचा भोजन है ये फिर से मूव करेगा छोटी आंत से कहाँ? बड़ी आंत की ओर। अब बड़ी आंत क्या करेगा? जो भी उस अपचे भोजन में जल की मात्रा होगी उसको अवशोषित कर लेगी। ठीक है। जल की मात्रा जैसे ही अवशोषित हो जाएगी तो जो अपचा भोजन बचा वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बचेगा, और ये सॉलिड जो होता है वह आ जाता है मलाशय में, और मलाशय में मल के रूप में संचित रहता है, और समय समय पर मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। तो ये रहा पूरा मनुष्य में जो पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया होती है, पाचन की जो प्रक्रिया होती है, और पाचन से संबंधित जितने भी अंग हैं उन सभी के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उम्मीद करते हैं कि मैंने इसमें जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। ये 2 पार्ट में मैंने पिछले पार्ट में भी बताया, और इस पार्ट में भी, दोनों को एक साथ मर्ज करके भी मैं एक एडिशनल वीडियो इसमें अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों को देख लीजिएगा।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।